नमस्ते बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे अभिव्यक्ति एवं संचार माध्यम और इसमें विशेष रूप से हम लोग जानेंगे संचार क्या है, संचार के तत्व क्या हैं, संचार कितने प्रकार के होते हैं, जन संचार क्या है और प्रमुख जनसंचार माध्यम कौन कौन से हैं, इन सब के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे। संचार क्या है? दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान संचार है। प्रायः हम लोग संचार शब्द का प्रयोग करते हैं रक्त संचार, जैसे पूरे शरीर में रक्त प्रवाह होता रहता है, उसको हम लोग कहते हैं रक्त संचार। इसी प्रकार जो हमारी सूचनाएं हैं, हमारे विचार हैं, हमारी भावनाएं हैं, जब वो हम एक दूसरे में आपस में आदान प्रदान करते हैं तो वो भी संचार है। संचार के प्रमुख तत्व, सबसे पहले स्रोत या संचारक, जिसके माध्यम से कोई भी संदेश भेजा जा रहा है, वो है उसका स्रोत या संचारक। फिर मानी बात है, हम संदेश भेज रहे हैं तो उसके बाद संदेश की आवश्यकता होगी। फिर माध्यम, किस माध्यम से वो संदेश भेजा जा रहा है। माध्यम दृश्य श्रव्य भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है, अमौखिक भी हो सकता है, सांकेतिक भी हो सकता है, कोई भी माध्यम हो सकता है। फिर उसके बाद आता है प्राप्तकर्ता, यानी जो संदेश भेजा गया वो संदेश कौन प्राप्त कर रहा है, वो है प्राप्तकर्ता। प्राप्तकर्ता के पास जब संदेश पहुंच जाता है फिर वो अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, जिसको हम फीडबैक कहते हैं। ये पूरा एक संचार का एक पूरा सर्कल बनता है। इस तरह से पूरा वो साइकिल पूरा होता है। जब हम संदेश भेजते हैं तो यहाँ पर दो चीज़ें आती हैं। एक है एनकोडिंग, यानी संदेश कई बार कुछ कोड भाषा में भेजा जाता है। ज़रूरी नहीं कि जो हम बोल रहे हैं वैसे का वैसा ही भेजा जाए, उसके कुछ संकेत बना दिए जाते हैं और सांकेतिक रूप से भेजा जाता है, जिसको हम कहते हैं एनकोडिंग। जब प्राप्तकर्ता के पास वो पहुंच जाता है, वहाँ पर एक भाषा होती है डीकोडिंग, अर्थात फिर वो उस संदेश का जो कोड है उस कोड भाषा को सामान्य भाषा में परिवर्तित करता है, वो कहलाता है डीकोडिंग। और उसके बाद वो अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। इस तरह से पूरा एक संचार का एक पूरा साइकिल जो है वो पूरा होता है। इसके बीच में एक अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, शोर क्या है? तो शोर इस पूरी प्रक्रिया में जो भी व्यवधान है, चाहे वो पीछे से आने वाली ध्वनियाँ हैं या वो किसी प्रकार का वहीं पर उपस्थित किसी प्रकार का कोई शोर है, किसी प्रकार की कोई यांत्रिक गड़बड़ी के कारण उत्पन्न हुई कोई आवाज़ है, वो सभी कुछ शोर के अंतर्गत आ जाता है। संचार कितने प्रकार के होते हैं? पहला है अमौखिक या सांकेतिक संचार। ज़रूरी नहीं कि उसमें किसी प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाए। हम लोग सड़कों पर देखते हैं, वाहन चलाते हुए आपकी लाइट्स जलती हैं, लाइट्स के हिसाब से व्यक्ति तैयार हो जाता है, चला जाता है या रुक जाता है। ये इस प्रकार के सांकेतिक संचार। दूसरा है अंतःवैयक्तिक संचार। अंतःवैयक्तिक संचार, जब व्यक्ति स्वयं अपने आप से बात करता है। हम लोग भी कई बार अपने आप मन में कुछ विचार विमर्श करते हैं, वो हम क्या कह रहे हैं, हम क्या सुन रहे हैं, हम उसमें क्या प्रतिक्रिया कर रहे हैं, वो सब कुछ हमारे ही साथ होता रहता है। ये कहलाता है अंतःवैयक्तिक संचार। तीसरा है अंतर्वैयक्तिक संचार, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ अपनी भावनाओं का आदान प्रदान कर रहा है, विचारों का आदान प्रदान कर रहा है, वो है अंतर्वैयक्तिक संचार। फिर है समूह संचार, एक बड़े समूह के साथ अगर हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं तो वो है समूह संचार। और फिर है जन संचार। जन संचार ही वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पूरा आपका संचार तंत्र जुड़ा हुआ है। और जन संचार एक बड़े जन समुदाय के साथ जब अपने विचारों का आदान प्रदान किया जा रहा है या सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा रहा है, वो फिर कहलाता है जन संचार। इसके बारे में अभी हम लोग आगे विस्तार से पढ़ेंगे। जन संचार किसे कहते हैं? सूचनाओं, विचारों और भावनाओं को लिखित, मौखिक अथवा दृश्य श्रव्य माध्यमों के जरिए सफलतापूर्वक जन समुदाय तक पहुंचाना ही जनसंचार है। जनसंचार के प्रमुख कार्य, सबसे पहले सूचना देना। किसी भी प्रकार की कोई सूचना देने के लिए जनसंचार का प्रयोग किया जाता है। जानकारी प्रदान करना, अलग अलग समयों पर आवश्यकता अनुसार जैसी भी ज़रूरत होती है उस तरह की जानकारी विभिन्न जनसंचार माध्यमों के जरिए दी जाती है। मनोरंजन करना, ये हम सभी जानते हैं। एजेंडा तय करना, पहले से ही किसी बात के लिए कार्यसूची बना लेना, इसके लिए भी जनसंचार का प्रयोग किया जाता है। निगरानी करना, जो काम किया जा रहा है या जो काम चल रहा है उस पर पर्याप्त रूप से दृष्टि रखने का कार्य भी जनसंचार के माध्यम से संपन्न होता है। सामाजिक संपर्क, पूरे समाज के साथ आपस में एक तालमेल बनाए रखना, पूरे समाज के साथ एक छोर से दूसरे छोर तक जुड़े रखना या जोड़े रखना, ये कार्य भी जनसंचार के माध्यम से संपन्न होते हैं। शिक्षित करना, अलग अलग समय पर, उदाहरण के तौर पर कोई महामारी आती है, डेंगू हुआ, मलेरिया हुआ
फिर अभी कोविड हुआ, इन सब में जो तरह-तरह की सूचनाएँ दी जाती हैं कि आप किस तरह के अपने आप को किस तरह से बचाव में रखिए, क्या-क्या सावधानियाँ बरतिए, ये सारी तरह से देखा जाए तो शिक्षित करने के काम के अंतर्गत आता है। और इसी प्रकार बहुत सारे शैक्षणिक कार्यक्रम भी होते हैं जो जनसंचार के माध्यम से प्रस्तुत किए जाते हैं। इसके अलावा अभिव्यक्ति के मंच उपलब्ध कराना, जनसंचार माध्यम की सबसे सशक्त जो इकाई है वो कह सकते हैं कि हर व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति को आसानी से वहाँ पर व्यक्त कर सकता है। अपने जो हमारे विचार हैं, हम अपना ब्लॉग बना सकते हैं, दूसरे के ब्लॉग पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, स्वयं कुछ भी लिख करके हम जनसंचार माध्यम के द्वारा पूरे जन समुदाय तक पहुँचा सकते हैं। तो इस तरह से अभिव्यक्ति के लिए मंच उपलब्ध कराने में भी जनसंचार एक अहम भूमिका निभाता है। प्रमुख जनसंचार माध्यम कौन-कौन से हैं, इनको हम 2 भागों में बाँट सकते हैं विशेष रूप से। मुद्रित माध्यम या प्रिंट मीडिया और दृश्य श्रव्य माध्यम या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। मुद्रित माध्यम के अंतर्गत समाचार पत्र, पत्रिकाएं, ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स आदि ये सब चीज़ें उसके अंतर्गत आती हैं। और दृश्य श्रव्य माध्यम के अंतर्गत रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, इंटरनेट आदि। जनसंचार माध्यम में जैसा कि पहले बताया सूचना देने का जो सबसे महत्वपूर्ण जो आप कह सकते हैं भाग है वो है समाचार। और समाचार लेखन की भी एक शैली होती है जिसको उल्टा पिरामिड शैली कहते हैं। और उसमें 6 ककार होते हैं जिन पर पूरा समाचार आधारित होता है। क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों, कैसे। यानी जो कुछ भी हम लिखने जा रहे हैं, जो भी समाचार है, क्या हुआ, कौन लोग उसमें शामिल थे या कौन लोग उससे प्रभावित हुए, वो घटना या जो भी हम जिसके बारे में वर्णन कर रहे हैं वो कहाँ हुआ यानी उसका स्थान, कब हुआ यानी समय, क्यों हुआ आखिरकार कारण क्या था, और कैसे पूरी घटना का एक तरह से संक्षिप्त ब्यौरा। ये पूरी बातों को समाहित करते हुए समाचार लिखा जाता है। और समाचार लेखन के 6 ककार अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। समाचार कैसे लिखा जाता है? जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि समाचार लेखन के लिए उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किया जाता है। उल्टा पिरामिड शैली में सबसे पहले इंट्रो या मुखड़ा होता है, फिर पूरी बॉडी होती है या जिस पर विस्तार होता है, और अंत में समापन होता है। किसी समाचार में सबसे पहले मुख्य बात को इंट्रो या मुखड़ा के रूप में लिखा जाता है। उसके बाद उसका विस्तार 6 ककारों के उत्तर के रूप में समाचार से संबंधित सूचनाएं क्रमबद्ध रूप में लिखते हैं। और अंत में समापन के रूप में कम ज़रूरी बातें लिखी जाती हैं। समाचार को अखबार में स्थान के अनुसार छोटा करने के लिए यदि आवश्यकता हो तो अंतिम अंश को यानी समापन वाले अंश को हटाया जा सकता है। रेडियो के लिए समाचार लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सबसे अधिक ज़रूरी है, क्योंकि रेडियो में हमें सिर्फ सुनाई देता है, दिखता नहीं। तो रेडियो के लिए जब समाचार लिखा जाता है तो जो समाचार वाचक है उसको अगर साफ़ सुथरी लिखी हुई कॉपी मिलेगी तो वो आसानी से उसको पढ़ पाएगा और वो अच्छी तरह से उसका संप्रेषण भी होगा। तो सबसे पहले ज़रूरी है साफ़ सुथरी और टाइप्ड कॉपी, क्योंकि हस्तलेख हो सकता है किसी का हस्तलेख इस तरह का हो जो ना पढ़ने में आए, या कोई ऐसा हो सकता है जो हस्तलेख ठीक से पढ़ ना पाता हो। अगर टाइप किया हुआ होगा तो हर व्यक्ति उसको पढ़ सकता है। दूसरा, डेडलाइन, संदर्भ और संक्षिप्ताक्षर का प्रयोग। डेडलाइन किसी भी समाचार को छपने के लिए या प्रकाशित होने के लिए भेजने की एक अंतिम समय सीमा होती है। अगर उसके अंदर समाचार पहुंच जाता है तो छापा जा सकता है, अन्यथा फिर वो नहीं छापा जा पाता। तो डेडलाइन का प्रयोग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। संदर्भ, कहाँ से वो घटना जो है हमें प्राप्त हुई है, किसके माध्यम से हम उस समाचार को प्रेषित कर रहे हैं, या अपने आप से तो कोई समाचार बन नहीं जाता है, तो कहीं ना कहीं कोई स्रोत है जिससे वो हमको जानकारी प्राप्त हुई है, वो है संदर्भ। संक्षिप्ताक्षर का प्रयोग, यानी कुछ ऐसे संक्षिप्ताक्षर होते हैं जिनको हमको विस्तार में ही लिखना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमें पंडित लिखना है तो हम कप्पा के ऊपर अनुस्वार लगा करके एक लाघव चिन्ह लगा देंगे तो चल जाएगा। लेकिन अगर हमको प्रतिशत लिखना है और हमने प्रति लिख दिया और लाघव चिन्ह लगा दिया तो हो सकता है उसमें किसी प्रकार की कोई शंका रह जाए। तो ये ध्यान रखना पड़ता है कि किस तरह के संक्षिप्ताक्षर का हम प्रयोग कर सकते हैं और कहाँ पर हमको उसको पूरा लिखना पड़ेगा। अच्छा, तीसरी बात यह है दृश्य श्रव्य माध्यम है, अतः देश की निरक्षर जनता के बीच इसकी काफ़ी पहुंच है। जो लोग पढ़ नहीं सकते वो सुन सकते हैं। तो समाचार जो रेडियो में समाचार प्रसारित किए जाते हैं वो समाचार निरक्षर जनता के बीच में काफ़ी स्थान रखते हैं, वो काफ़ी लोकप्रिय है कह सकते हैं। इसके साथ ही एक नई जानकारी ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग इस समय FM रेडियो सभी लोग सुनते हैं, विविध प्रकार की संख्याएं हम सुन रहे हैं, उसमें तरह तरह के कार्यक्रम आ रहे हैं। ये FM रेडियो जो है ये 1993 में
शुरू हुआ है और FM फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन की शुरुआत के साथ इसमें निजी प्रसारण कंपनियों की बाढ़ सी आ गई है। आप खुद भी जानते हैं FM के बहुत सारे चैनल हैं और उसमें अलग अलग तरह के कार्यक्रम प्रसारित होते रहते हैं। मुद्रित माध्यमों में लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य बातें, यानी अगर समाचार पत्र है या किसी प्रकार की पत्रिकाएं हैं या पैम्फलेट्स हैं, उन सब में जो कुछ भी हमको लिखना होता है उसमें हमको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। सबसे पहले लेखन में भाषा, व्याकरण, वर्तनी और शैली का ध्यान रखना ज़रूरी है। प्रचलित भाषा के प्रयोग पर जोर रहता है। बहुत अधिक क्लिष्ट भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता। ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाता है जो सभी लोग आसानी से समझ सकें। फिर समय सीमा यानी डेडलाइन और आवंटित जगह यानी स्पेस के अनुशासन का पालन करना हर हाल में ज़रूरी है। जैसा कि पहले भी हमने बताया था कि समाचार पत्रों में हर सूचना के लिए, हर समाचार के लिए एक स्थान जो है वो आवंटित होता है। तो जो हम लिख रहे हैं हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जितना स्पेस उसके लिए आवंटित है उतने में ही वो सामग्री हमारी आ जाए। ऐसा ना हो कि उसमें से हमको काटना छाँटना पड़े तो कुछ ज़रूरी बात, कोई ज़रूरी तथ्य छूट ना जाए, तो उसको सोच करके ही लिखा जाता है। फिर लेखन और प्रकाशन के बीच गलतियों और अशुद्धियों को ठीक करना ज़रूरी होता है। कई बार लिखने वाले से कुछ त्रुटियां रह सकती हैं, तो प्रकाशित होने से पहले इसीलिए पूरा जो संपादक मंडल होता है वो इसके लिए ही नियुक्त होता है। वो उसका पूरा पढ़ता है, पढ़ने के बाद उसमें आवश्यकता अनुसार संशोधन करता है, ज़रूरत होती है तो उसको काटता छाँटता भी है और तब जा करके उसको प्रकाशित किया जाता है। फिर सबसे ज़रूरी बात, लेखन में सहज प्रवाह के लिए तारतम्यता बनाए रखना ज़रूरी है, जिसको हम इंग्लिश में कंटिन्यूटी कहते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम जो भी बात लिखी जा रही है वो सबको समान रूप से समझ में आती जाए, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि एक बात दूसरे से इस तरह से जुड़ी हो कि ऐसा ना लगे कि बीच बीच में से कहीं कहीं कुछ और हम बोल रहे हैं। तो हमें एक क्रम से एक बात को रखना है जिससे कि सहज प्रवाह बना रहे, और जो सहज प्रवाह में लिखी हुई बात होती है वो सभी को आसानी से समझ में आती है। जनसंचार माध्यम के लिए, जैसे हमने भी बात की, लेखन की भी बात की, तो लिपि से लेकर के मुद्रण तक का सफ़र, उसमें क्या क्या हुआ, किन किन चीज़ों की आवश्यकता थी, कैसे क्या हुआ, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। एक शब्द आता है पिक्टोग्राफी। इसे चित्रलिपि भी कहा जा सकता है। इसमें चित्रों की एक श्रृंखला के माध्यम से किसी घटना या स्थिति को प्रस्तुत किया जाता है। पुरानी सभ्यताएं जितनी भी हैं उन सब में आप देख सकते, खास तौर से सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम लोग बात कर लें तो चित्रलिपि ही है। भले ही अभी हम वो लिपि पढ़ नहीं पाए हैं, लेकिन वो चित्रलिपि है जिसके माध्यम से पूरी बात जो है वो व्यक्त की जा सकती है। इसको कहते हैं पिक्टोग्राफी। फिर ऑडियोग्राफी। ऑडियो से नाम से ही आप समझ सकते हैं, चित्रों के साथ कुछ ध्वनियाँ भी सम्मिलित होना ऑडियोग्राफी के अंतर्गत आता है, यानी चित्र हैं और साथ में कुछ कुछ आवाज़ भी। लोगोग्राफी, इसमें प्रत्येक शब्द के लिए अलग चिन्ह होता था, यानी जैसे चित्रलिपि से ही मिलती जुलती बात आप कह सकते हैं, वो शब्द जो है उसके लिए चिन्ह है और चिन्ह के माध्यम से ही पूरी बात जो है वो व्यक्त की जा सकती है। इसके साथ जब लिखने की बात आती है तो सबसे पहली बात आती है कि फिर कागज़ चाहिए। तो कागज़ का आविष्कार ये जो है, इसका श्रेय चीन के साई लुन को दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि चीन के साई लुन ने ही कागज़ का आविष्कार किया। फिर मुद्रण का आविष्कार, मुद्रण कला कैसे आई, मुद्रण यानी प्रिंटिंग, इसका श्रेय जर्मनी के गुटेनबर्ग को दिया जाता है। उनकी 428 पंक्तियों की बाइबल है जिसे गुटेन बाइबल कहा जाता है। तो गुटेन बाइबल को कई विद्वान जो है संसार की पहली छपी हुई पुस्तक मानते हैं। इसलिए मुद्रण कला के लिए हम कहीं इसका श्रेय जो है वो जर्मनी के गुटेनबर्ग को ही दे सकते हैं। लेखन से छापे खाने तक का सफर एक बार फिर से दृष्टि डालते हैं। मुद्रण कला का आविष्कार चीन में हुआ तथा आधुनिक मुद्रण कला के आविष्कर्ता होने का श्रेय जर्मनी के गुटेनबर्ग को प्राप्त है। यह भी हम लोगों ने पहले ही जाना। भारत में पहला छापाखाना सन 1556 में गोवा में ईसाई मिशनरियों द्वारा खोला गया था। हालांकि इसका उद्देश्य था उनके धर्म का प्रचार प्रसार करना, लेकिन जो छापाखाना शुरू हुआ वो सबसे पहले गोवा में ही हुआ और ईसाई मिशनरियों के द्वारा ही खोला गया। हिंदी भाषा में मुद्रण का कार्य 1755 ईस्वी में कोलकाता में स्थापित छापेखाने से आरंभ हुआ। सन 1780 में पहला भारतीय समाचार पत्र बंगाल गजट प्रकाशित हुआ हिंदी में। बंगाल गजट के जो संपादक थे वो थे जेम्स ऑगस्ट हिकी। हिंदी में प्रथम समाचार पत्र 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ, जिसका नाम था उदंत मार्तंड और इनके संपादक थे पंडित जुगल किशोर।
और चूंकि 30 मई को हिंदी का प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित हुआ, इसीलिए 30 मई को हिंदी का मतलब पत्रकारिता दिवस भी मनाया जाता है। 2 नए शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। एक शब्द आया डेडलाइन। समाचार माध्यमों में किसी समाचार को प्रकाशित या प्रसारित होने के लिए पहुंचने की आखिरी समय सीमा को डेडलाइन कहते हैं। अगर कोई समाचार डेडलाइन निकलने के बाद मिलता है तो आमतौर पर उसे प्रकाशित या प्रसारित होने की संभावना कम हो जाती है। दूसरा शब्द मिलता जुलता ही है, डेट लाइन। समाचार पत्र के मुख पृष्ठ पर ऊपर की ओर दिन, दिनांक, मूल्य, प्रकाशन स्थल तथा संस्करण आदि छपा होता है, उसे डेट लाइन कहते हैं। ये प्रत्येक समाचार पत्र में होता है। तो डेडलाइन और डेट लाइन, इन दोनों में बहुत सुनने में काफ़ी कुछ सामने लगता है, लेकिन काफ़ी अंतर है। परीक्षा के लिए उपयोगी कुछ प्रश्न हैं, यहाँ पर मैं प्रश्न पढ़ रही हूँ, इसके उत्तर आप स्वयं देख करके लिखिएगा ताकि आपको उसका अभ्यास हो जाए। संचार का क्या अर्थ है? संचार कितने प्रकार का होता है? जनसंचार से क्या तात्पर्य है? जनसंचार के कितने प्रकार हैं? मुद्रित माध्यम में लेखन के लिए किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है? मुद्रित माध्यम में क्या खूबियां हैं और क्या कमियां हैं? डेडलाइन तथा डेडलाइन में क्या अंतर है? आज के लिए इतना ही। आप सभी का दिन मंगलमय हो। सभी के कल्याण की कामना के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार।